क्लास की बायोलॉजी। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यह जो 10th क्लास के बायोलॉजी के जो लेक्चर आपको मिलेंगे वो दोनों ही रूप से आपके लिए फायदेमंद है। यदि आपको केवल बायोलॉजी के लेकर के 10th बोर्ड से मतलब है, यानी कि बोर्ड बायोलॉजी से, तो उसके लिए भी फायदेमंद है। और यदि आप 10th बाद बायोलॉजी में अपना फ्यूचर देखते हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी, उसके लिए भी फायदेमंद है। लेकिन जो मेरा बेस पैटर्न होगा वो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th के सिलेबस के ही अनुसार होगा, यानी कि जो भी हम शुरू करेंगे 10th क्लास में जो चैप्टर पढ़ने हैं उन्हीं के बारे में हम शुरू करेंगे और उनको डिटेल में हम लोग लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि बायोलॉजी कहते किसको है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अगर बायोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं है और आप मजबूरीवश केवल बोर्ड के लिए बायोलॉजी देख रहे हैं, क्योंकि आप यह सोचते हैं कि बायोलॉजी हार्ड है या बायोलॉजी याद करना पड़ता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप कुछ वर्ड पर कमांड करते हो, वर्ड सीख जाते हो, तो बायोलॉजी बहुत ही आसान है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जो हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। सिंपल सी बात है कि सपोज मान लो आप पहली बार यह वर्ड सुने हो बायोलॉजी, और मैंने आपको बताया कि बायो का मतलब लाइफ होता है और लॉजी का मतलब स्टडी होता है, तो आप इन दोनों वर्ड को जोड़ करके इतना तो बता सकते हो ना कि स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। बस हो गया, आपने डिफिनीशन बता दिया क्योंकि आपको वर्ड मालूम है। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। अब जहां तक बात शुरू हुई थी वर्ड की, तो देखो वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्ड जानते हो, वर्ड को समझते हो, तो अननोन टर्म के भी मतलब बता सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया कि बायो का मतलब होता है लाइफ। आप सुने होंगे कि आपके एनवायरनमेंट में दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। आप नहीं जानते हो कि बायोटिक किसको कहते हैं और एबायोटिक किसको कहते हैं, लेकिन आप अभी यह तो जाने ना कि बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। तो जरा इस वर्ड को लिखिए तो बायोटिक, और मैंने अभी आपको बताया बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ। और एक एडजेक्टिव सफिक्स है जिसका मतलब होगा वन हु। आप दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हुआ, वन हु हैव लाइफ, यानी कि जिसके पास लाइफ है उसको क्या कहते हैं, बायोटिक। और जिसके पास लाइफ है उसको हम क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लिविंग। तो मैंने बताया कि आप सुने होंगे कि एनवायरनमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक, और बायोटिक का मतलब क्या समझे, लिविंग, और दूसरा एबायोटिक। क्या होता है, एबायोटिक। अब याद रखना एक छोटी सी बात कि अगर बायो में किसी भी कंप्लीट वर्ड के पहले ए या एन अगर आपको मिलता है तो मोस्ट ऑफ द केस उसका मतलब नॉट होता है। तो यहाँ ए है, ए का मतलब नॉट, बायो का मतलब लाइफ और इक का मतलब वन हु। आप तीनों वर्ड को जोड़ोगे तो क्या होगा, वन हु हैव नो लाइफ, जिसके पास लाइफ न हो। और आप जानते हो कि जिसके पास लाइफ न है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग। तो यहां से आप क्या समझे कि जो मैंने स्टेटमेंट दिया कि एनवायरनमेंट में दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, तो बायोटिक का मतलब लिविंग और एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। यानी कि आप समझे कि उस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि हमारे एनवायरनमेंट में दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। उसी तरह से मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, जेनेसिस। यह एक छोटा छोटा एग्जांपल लेकर के मैं आपको बायोलॉजी में वर्ड के इंपॉर्टेंस को समझाना चाहता हूं कि बायो में वर्ड कितने इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको बताया कि जेनेसिस, और जेनेसिस का मतलब मैंने आपको बताया प्रोडक्शन। अगर आपको कहीं भी वर्ड जेनेसिस मिलते हैं तो इसका मतलब आप समझ जाना प्रोडक्शन। अब देखो आपको एक टर्म मिला स्पर्मेटोजेनेसिस। आप नहीं जानते हो कि ये क्या होता है, इतना तो जानते हो ना कि जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन, और यहाँ स्पर्मेटो है, इसका मतलब स्पर्म। क्या होगा, स्पर्म। इन दोनों को एक साथ ऐड करो, यानी कि क्या होगा, स्पर्म प्रोडक्शन। आप इससे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस वर्ड सपोज सुने भी नहीं थे, लेकिन आप वर्ड समझ गए कि जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन होता है। तो इन दोनों वर्ड को जोड़ करके आप बता सकते हो
द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के प्रोडक्शन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। उसी तरह से सपोज एक वर्ड है ओजेनेसिस। आप नहीं जानते हो कि ओजेनेसिस का मतलब क्या होता है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जेनेसिस जहां भी मिलेगा इसका मतलब क्या होगा? प्रोडक्शन। और ओ का मतलब एग, यानी कि याद करने की जरूरत है, द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एग इज नोन एज ओजेनेसिस। इसी तरह से अगर आपको वर्ड मिलता है गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, आपको यहां अभी जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन और गैमेटो का मतलब गैमेट, यानी कि द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब आप देख रहे हो कि एक जेनेसिस वर्ड का अगर मतलब हम समझ गए तो हम इतने सारे वर्ड का डिफिनेशन बता सकते हैं। आपको मिलेगा बायो में पढ़ने के लिए एक टॉपिक है इवोल्यूशन के अंदर ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, और वहां पर आप एक साइंटिस्ट का थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन और बायो का मतलब लाइफ। आपका टॉपिक कौन सा है? ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, और उसमें आप पढ़ रहे हो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायो का मतलब लाइफ, जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन। आप थ्योरी जानते भी नहीं हो, लेकिन वर्ड के आधार पर आप बता सकते हो इन दोनों वर्ड को जोड़ करके कि हो सकता है कि यह थ्योरी कहीं ना कहीं यह कहना चाह रहा है कि इस पृथ्वी पर लाइफ का ओरिजिनेशन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से है। उसी तरह से इसी में थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। आप खुद मतलब समझो कि ये थ्योरी क्या कहता होगा। जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन, बायो का मतलब लाइफ और ए का मतलब नॉट। ए बायो का मतलब नॉट लाइफ, नॉट लाइफ का मतलब नॉन लिविंग, और जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन। तो ये कह रहे हैं नॉन लिविंग प्रोडक्शन है क्या? थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस पढ़ते किसके अंदर में है? ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर। यानी कि हो सकता है कि इस वर्ड के अनुसार यह थ्योरी कहता है कि इस पृथ्वी पर लाइफ का ओरिजिनेशन किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, और सच में यह थ्योरी यही कहता है। आप पूरे थ्योरी का मतलब बता सकते हो बिना पढ़े, किसके आधार पर? वर्ड के आधार पर। तो यह बेसिक से कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं, और मैंने एक रूट वर्ड लिया जेनेसिस, और इस जेनेसिस पर मैंने आपको इतने वर्ड बताए। मतलब आप क्या समझे कि बायोलॉजी में अगर आप वर्ड पर कमांड कर लेते हो तो बायो आसान है, और अगर वर्ड पर कमांड नहीं करते हो तो somehow आपको बायो रटना ही पड़ेगा। तो जो हमारा सिलेबस है 10th क्लास के बोर्ड की जो सिलेबस है, अगर उस सिलेबस की बात करें तो बाबू आपको जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वो है लाइफ प्रोसेस, सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड चैप्टर रिप्रोडक्शन, फोर्थ चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, फिफ्थ चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सिक्स्थ चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। यानी कि आपको बोर्ड बायोलॉजी में सिक्स्थ चैप्टर, टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं। जिस चैप्टर से हम लोग 10th क्लास की बोर्ड बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं वो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस कहते किसको है। तो अगर डिफिनीशन की बात करो तो आपके बॉडी के अंदर होने वाले वो सारी प्रक्रियाएं, वेरियस प्रोसेस टेकिंग प्लेस इनसाइड योर बॉडी पार्ट्स विच इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। आपके बॉडी के अंदर होने वाले वो सारी विभिन्न प्रक्रियाएं जो आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है उनको हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। या दूसरा सेकेंड डिफिनेशन यह भी कह सकते हो कि वेरियस प्रोसेस एसेंशियल फॉर द मेंटेनिंग ऑफ लाइफ, मेंटेनिंग ऑफ सर्वाइवल इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। Various process taking place inside our body parts which is essential for survival of life। आपके
बॉडी के अंदर वो सारी प्रक्रियाएं जो आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है उनको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर को 4 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला यूनिट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? तो अगर आप डिफिनीशन की बात करो, क्योंकि हमारा एम बोर्ड बायोलॉजी भी है, तो मैं आपको डिफिनीशन भी बताऊंगा और कॉम्पिटिटिव लेवल तक भी लेकर के जाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन की डिफिनीशन की। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, भोजन लेने और उसके इस्तेमाल करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। टेकिंग इन फूड का तो मतलब समझ में आता है, इस डिफिनीशन में 2 वर्ड है, टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। भोजन लेने का तो मतलब समझ में आ रहा है, सपोज आपके सामने भोजन रखा गया है, आप उस भोजन को अपने बॉडी के अंदर लोगे, तो यह हुआ टेकिंग इन फूड। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? तो यूटिलाइजेशन का मतलब यह है कि बाबू जो हम भोजन लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल है और उस भोजन से हमको एनर्जी मिलने वाला नहीं है। आखिरकार हम भोजन तो एनर्जी के लिए ही ना लेते हैं, ये बात तो आप 4 क्लास से समझ रहे हो। 3-4 क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई डू वी ईट फूड, और वहां पर आप आंसर क्या लिखते थे, वी ईट फूड टू गेट एनर्जी। लेकिन जो आप भोजन के रूप में ले रहे हो वो कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल है और उस कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल से आपको एनर्जी नहीं मिलने वाला है, यानी कि आपको उस फूड को सबसे पहले यूटिलाइजेशन के रूप में उस रूप में कन्वर्ट करना होगा जिससे आपका बॉडी, आपके बॉडी का प्रत्येक सेल उसको यूटिलाइज कर सके। तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं? तो जरा वर्ड को देखिए, वर्ड ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। उसी तरह से वर्ड हेट्रो का मतलब होता है अदर या डिफरेंट और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब सेल्फ यानी सेल्फ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रो का मतलब अदर या डिफरेंट यानी डिफरेंट न्यूट्रिशन। इसका मतलब हम क्या समझें? तो ऑटोट्रॉपिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए खुद पर डिपेंड है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ फॉर इट्स फूड इज नॉन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मैं डिफिनेशन आपको लिखवा दूंगा, जब न्यूट्रिशन को हम सेपरेट रूप से डिटेल में पढ़ेंगे तब। अभी मैं आपको बस इंट्रोडक्शन बता रहा हूं कि आप इस लाइफ प्रोसेस में 10th क्लास के लाइफ प्रोसेस में जो 4 डिफरेंट यूनिट पढ़ने वाले हैं वो 4 डिफरेंट यूनिट कौन कौन से हैं और वो क्या है। तो ऑटोट्रॉपिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए खुद पर डिपेंड होता है, और हेट्रोट्रॉपिक एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड। अब आप कहोगे कि सर हम ऑटोट्रॉपिक है कि हेट्रोट्रॉपिक, तो मैं आपको कहूंगा कि आप हेट्रोट्रॉपिक हैं। आप कहोगे नहीं, मैं अपने भोजन के लिए खुद पर डिपेंड हूं। क्या मेरा भोजन पड़ोसी के घर पर बनता है या क्या मैं अपने भोजन के लिए पड़ोसी पर डिपेंड हूं? तो पड़ोसी पर डिपेंड या खुद से बनाना ही ऑटोट्रॉपिक नहीं है। जरा आप ध्यान दो कि आप अपने भोजन के रूप में लेते क्या। यदि आप वेजिटेरियन हो, आप वेज लेते हो, तो आप क्या खाते हो? सपोज आप पल्सेस खाते हो, राइस खाते हो, तो जो चावल खाते हो वो चावल आपको कहां से मिलता है? प्लांट से। जो दाल आप खाते हो वो दाल कहां से मिलता है? प्लांट से। तो आप अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड हो? प्लांट पर, किसी दूसरे पर। तो आप कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो? हेट्रोट्रॉपिक। यदि आप भाई नॉन वेजिटेरियन हो, चिकन खाते हो, तो आप चिकन खाते हो यानी आप अपने भोजन के
के लिए किस पर डिपेंड हो, चिकन पर, एनिमल पर, बर्ड्स पर, तो आप कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, हेट्रोट्रॉपिक। जो इस लाइफ प्रोसेस में जो सेकेंड यूनिट है वो है रेस्पायरेशन। यानी कि आप सेकेंड यूनिट किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रेस्पायरेशन के बारे में। केवल बेसिक डिफिनीशन से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई डिटेल डिफिनीशन नहीं। रेस्पायरेशन क्या है, तो रेस्पायरेशन समझ लो कि बहुत कुछ है। मतलब इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको जिस प्रोसेस के द्वारा एनर्जी मिलता है वो प्रोसेस ही रेस्पायरेशन। अब आप समझ जाओ, कोई भी एक्टिविटी अगर आप करते हो तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो क्या मेरा एनर्जी नहीं लग रहा है, लग रहा है, लेकिन वो एनर्जी कहां से मिल रहा है, तो फूड से मिल रहा है। लेकिन उस एनर्जी के प्रोडक्शन के, उस एनर्जी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं रेस्पायरेशन। यानी कि द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, वैसा प्रोसेस जिससे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी प्राप्त करता है उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन। और ये एनर्जी कहां से मिलता है, फूड से। तो एक और वर्ड जोड़ लो, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड की ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पायरेशन कहते हैं। तो ये हुआ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के टू टाइप्स होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। और वर्ड एरो का मतलब एयर, वर्ड एरो का मतलब क्या हुआ बाबू, एयर। और मैंने क्या बताया कि अगर बायोलॉजी में कंप्लीट वर्ड के पहले ए या एन मिले तो इस एन का मतलब नॉट और एरो का मतलब एयर। यहां एनर्जी मिलेगा लेकिन कैसे, फूड की ऑक्सीडेशन से। तो अगर फूड का ऑक्सीडेशन एयर के प्रेजेंस में हो तो उसको एरोबिक रेस्पायरेशन, और अगर वही फूड का ऑक्सीडेशन एयर के एब्सेंस में हो तो एनारोबिक रेस्पायरेशन। अब ये मत सोच लेना कि केवल एनर्जी का प्रोडक्शन ही रेस्पायरेशन है, क्योंकि रेस्पायरेशन के कुछ स्टेप भी होते हैं। उनको हम जब रेस्पायरेशन देखेंगे तब डिटेल में समझेंगे कि वो स्टेप कौन से हैं, या रेस्पायरेशन में और कौन कौन सी बातें इंक्लूड होती है। तो इस लाइफ प्रोसेस का ये फर्स्ट यूनिट हुआ, न्यूट्रिशन पढ़ोगे आप। सेकेंड यूनिट में आप रेस्पायरेशन पढ़ोगे। जो थर्ड यूनिट है उसमें आप ट्रांसपोर्टेशन पढ़ोगे। लाइफ प्रोसेस का थर्ड यूनिट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसको कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के मूवमेंट के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन गौर करना, सब्सटेंस के मूवमेंट के दो तरीके हैं। एक हमारे और इन्वायरमेंट के बीच में, यानी बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। आप कहोगे सर ऐसा कौन सा सब्सटेंस का मूवमेंट है जो हमारे और इन्वायरमेंट के बीच में हो रहा है, तो आप ऑक्सीजन लेते हो ना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो। यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट है वो तुम्हारे और इन्वायरमेंट के बीच में है। तो सब्सटेंस के मूवमेंट के प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, जिसका दो तरीका है, जिसमें से पहला तरीका है कि सब्सटेंस का मूवमेंट होगा ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है विद इन द बॉडी, यानी कि सब्सटेंस के मूवमेंट तुम्हारे बॉडी के अंदर होंगे। जब सब्सटेंस का मूवमेंट ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में हो तो इसको हम एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, या आप इसको कह सकते हो एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन। और वही जब सब्सटेंस का मूवमेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो, यानी विद इन द ऑर्गेनिज्म, तो आप इसको कह सकते हो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। अब ध्यान दीजिए बाबू, मैंने आपको बताया कि केवल एनर्जी, फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त करना ही रेस्पायरेशन नहीं है, उसमें और भी स्टेप हैं। और मैंने अभी यहाँ बताया कि सब्सटेंस का मूवमेंट
ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में भी होता है। मैंने एग्जांपल दिया ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। जब सब्सटेंस का मूवमेंट ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में हो तो उसको हम एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इनके बारे में आप पढ़ोगे कहां? रेस्पिरेशन टॉपिक के ही अंदर, जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। अभी आपने क्या समझा कि रेस्पिरेशन में एक और टर्म है, क्या है? ब्रीदिंग। तो एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड यूनिट में। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो थर्ड यूनिट ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, यानी कि यहां सब्सटेंस का मूवमेंट बॉडी के अंदर होगा, विद इन द ऑर्गेनिज्म होगा। जो फोर्थ प्रोसेस है वो है एक्सक्रिएशन, यानी कि जो फोर्थ यूनिट है लाइफ प्रोसेस के अंदर में, जो 10th क्लास में आप फोर्थ यूनिट पढ़ोगे वो है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन कहते हैं किसको है? तो आप बेसिक डिफिनीशन कह सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस के रिमूवल के प्रोसेस को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। लेकिन यह डिफिनीशन उतना सही नहीं है। अब आप कहोगे कि सर उतना सही नहीं है का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके बॉडी के लिए टॉक्सिक है, तो क्या उसके भी रिमूवल के प्रोसेस को हम एक्सक्रिएशन कहेंगे? तो हम उसको एक्सक्रिएशन नहीं कहेंगे। तब आप पूछोगे कि तो फिर कैसा टॉक्सिक सब्सटेंस, कैसे वेस्ट के रिमूवल के प्रोसेस को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना बाबू कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट के रिमूवल के प्रोसेस को ही हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। हर टॉक्सिक सब्सटेंस के रिमूवल के प्रोसेस को हम एक्सक्रिएशन नहीं कहते हैं। यहां जो टॉक्सिक सब्सटेंस मैंने लिखा है इसको आप क्या लिखोगे, क्या समझोगे? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। अब यह नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या है, इनको हम तब डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रिएशन। तो ये बेसिक 4 यूनिट है जिसके बारे में आप लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ने वाले हो। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। मैंने इसमें आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में और लाइफ प्रोसेस के अंदर जो 4 डिफरेंट यूनिट, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रिएशन आप पढ़ोगे उसके बारे में मैंने आपको बताया। आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन शुरू करेंगे और न्यूट्रिशन को वहां हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे।